हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल एजुकेशन। जैसे कि हमने इनकम टैक्स की सीरीज चालू कर रखी है और इस सीरीज में हमने जो है अपना पहला टॉपिक जिसका नाम है सैलरी वो कंप्लीट करा है। मैं आपका दोस्त और एंकर और आपका टीचर अंकित झा आपका स्वागत करता हूं और आप सबको सबसे पहले मैं अपनी तरफ से जो है खुशी व्यक्त करता हूं क्योंकि आपने जितना मुझे प्यार दिया, जितने लाइक सब्सक्राइब करे, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपका प्यार ही है जिसके कारण हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और जल्दी से जल्दी जो वीडियो बनाएं। मैं आपको फिर से वही कहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो और ये इनकम टैक्स की सीरीज बढ़िया लग रही है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब जो हमारा जो अगला चैप्टर है इनकम टैक्स का वो बिल्कुल ही ईजी चैप्टर है। हमने अब ये मान लो जस्ट लाइक हमने हाथी निकाल दिया, अब बस थोड़ा सा पूछ रहा है, बात करके 4 चैप्टर पूछ के बराबर है। हमने जो बड़ा हाथी था, हाथी का सर, वो पहले निकाल दिया जिसका नाम है सैलरी। तो आज आओ हम चलते हैं अपने इनकम टैक्स के दूसरे सीरीज जिसका नाम है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि हाउस से होने वाली इनकम, जो हमारे घर है उससे होने वाली इनकम। ठीक है, इसमें भी सभी प्रकार सेम उसी तरीके से हम पहली वीडियो में कंसेप्ट पढ़ेंगे, दूसरी वीडियो में मैं इनके क्वेश्चन कराऊंगा और तीसरी वीडियो में हम जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसको करेंगे। ठीक है, ये जो नोट्स है जिससे मैं आपको पढ़ाऊंगा ये जो है बिल्कुल मैंने कंसाइज वे में बनाए हैं। ये सिर्फ 8 पेजेस में नोट है और ये 8 पेजेस को भी मैं शॉर्ट में करके 4 पेजेस में आपको कराने की पूरी कोशिश करूंगा। सर परिगणों की बुक में तो ये लगभग 20-50-60 पेज का है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। अगर आपने मेरे पर भरोसा कराया तो मैं आपको पूरा श्योरिटी देना चाहता हूँ कि आपको एक एक टॉपिक एक एक अलाउंस कराऊंगा। इग्नू की बुक में जो थोड़ा सा हजार्डियस मैनर में या थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे करके दे रखा है, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है ट्राई टू अंडरस्टैंड समझने की। हालांकि आप भी समझ जाओगे जब आप मेरी लेक्चर देख लोगे, जब आप अंडरस्टैंडिंग नॉलेज हो जाएगी, आपको वर्ड की टर्मिनोलॉजी समझ आ जाएगी कि किस तरह से मूव कर रही है, तो फिर आप पढ़ोगे तो आपको भी वो चीज समझ आ जाएगी। पर उसके लिए सबसे पहले आपको क्या है कि उसे समझना पड़ेगा, टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, किस प्रकार से इनकम टैक्स एक्ट बना है, क्या मोटिव है उनका, वो आपको समझना पड़ेगा। तो चलो हम इसी में अपनी सीरीज में चालू करते हैं हमारा चैप्टर। वेलकम टू आवर न्यू चैप्टर जिसका नाम है हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, सेम हर चीज की डेफिनेशन होती है, इसका भी चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन नंबर 22। इसमें मैं जो आपको सेक्शन बताऊंगा खाली वही सेक्शन आपको याद रखना है, बाद बाकी सेक्शन आपको क्या है याद नहीं रखना है। ठीक है, अब चलो हम अपने चार्जिंग सेक्शन पे चलते हैं जिसका नाम है सेक्शन 22। इस चैप्टर का भी क्या है चार्जिंग सेक्शन है, यानी कौन से सेक्शन के अंदर जो है हाउस प्रॉपर्टी कवर होता है। तो सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 22। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ वही सेक्शन जो है याद करने हैं जो पेपर में आते हैं और जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। कम से कम उतना तो याद करना है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं या ज्यादा से ज्यादा मतलब और बढ़िया करना चाहते हो तो आप सारे सेक्शन में याद कर सकते हो, उसकी कोई नौबत नहीं है। आप ये नहीं है नंबर नहीं कटेंगे, नंबर आपको मिलेंगे जितने चार्जिंग सेक्शन याद करोगे। पर हालांकि हर किसी बच्चे की कैलिबर एक जैसी नहीं होती, तो मैं आपको सिर्फ वही सेक्शन बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आते हैं। ठीक है, अब हम किसे कहेंगे कि वो हाउस प्रॉपर्टी है। हाउस प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जो हाउस प्रॉपर्टी है वो बिल्डिंग खड़ी होनी चाहिए, यानी जो खाली लैंड है वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगी। घर किसे कहेंगे, घर उसे कहेंगे जिसकी 4 दीवारी हो और उसके ऊपर क्या हो छत हो, उसे हम कहते हैं घर। खाली लैंड जो है वो घर नहीं होता है। तो हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी जमीन आएगी, वो जमीन जिसपे बिल्डिंग बना हुआ है। ठीक है, बिल्डिंग बना हुआ फिर उससे जुड़ी हुई जो दूसरी जमीन है वो भी हाउस प्रॉपर्टी कराएगी। सर समझ नहीं आया, सपोज करो जैसे हमने बिल्डिंग खड़ा करा है, कॉम्प्लेक्स है, तो बिल्डिंग है यानी 4 दीवार का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और उसके ऊपर क्या छत भी है, वो हाउस प्रॉपर्टी होगी। फिर कॉम्प्लेक्स के आसपास क्या पार्क भी होता है, अगर आप बड़े कॉम्प्लेक्स में रहोगे, सोसाइटी में रहोगे तो साथ में पार्क भी दिया होता है। फिर क्या होता है पार्किंग एरिया भी होता है, फिर वो जिम भी होते हैं या बहुत सारी और भी सुविधा होती है। तो उस बिल्डिंग से रिलेटेड जितनी और भी बिल्डिंग है जहाँ पे जो है वो अटैच है, हम उसका बेनिफिट ले रहे हैं। जैसे सपोज बिल्डिंग है तो बिल्डिंग से जुड़ा पार्क होगा, उसी से जुड़ा पार्किंग एरिया होगा। तो पार्क तो 4 दीवार नहीं है, पार्क क्या होता है खुला होता है, वो तो एक बिल्कुल जमीन होता है। ठीक है, और पार्किंग है वो क्या होता है सिर्फ एक छत ज्यादा 3 छत डाल देते हैं, खुला ही रहता है वो भी। तो वो भी क्या हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी, पर कंडीशन क्या है कि वो बिल्डिंग से जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी वो बिल्डिंग जो है जो बना है उसके लिए वो पार्किंग यूज होना चाहिए। दूसरे नंबर पे
जो हाउस प्रॉपर्टी है वो ओनर के नाम पे होना चाहिए, यानी जो मालिक है उसके नाम पे क्या होना चाहिए, वो हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है। और तीसरे नंबर पे वो जो हाउस प्रॉपर्टी है वो मैं अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं करना होऊंगा। जैसे सपोज करो मेरा खुद का मकान है, ठीक है, और उसमें मैंने शॉप खोल रखी है या मैंने खुद का कंपनी खोल रखा है। अब कंपनी में चार दीवारी के अंदर ही खुली होती है, पर अगर कंपनी खुली है या आपका बिजनेस चल रहा है चार दीवारी के अंदर ही चल रहा है, तो हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगी। हाउस प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी होगी जिसमें आप रह रहे हो, ठीक है, जिसमें आप क्या हो, रह रहे हो। अगर आपका बिजनेस चल रहा है उस घर के अंदर से, तो वह हाउस प्रॉपर्टी में कवर नहीं होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें चार चीज होती है। सबसे पहला हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे हमें म्युनिसिपल टैक्स कितना पे करा है। तीसरे नंबर पे हमें डिडक्शन, ठीक है। अब मैं आपको ये पढ़ाना चाहता हूँ, उससे पहले मैं आपको तीन चीज बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब एक आदमी है, ठीक है, उसको जो है दो चीज होती है, एक एलओपी होता है हाउस प्रॉपर्टी में, जिसे हम कहते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी, यानी मेरा घर है और मैंने उसे क्या दिया, किराए पे चढ़ा दिया। जाहिर सी बात हम करते हैं, अगर वहां पर ज्यादा घर होता है तो हम उसे किराए पे चढ़ा देते हैं। तो जिस घर को हमने किराए पे चढ़ाया उसे हम क्या कहेंगे, एलओपी, मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन, मेरा घर है और उसमें मैं ही रह रहा हूँ और मेरी फैमिली रह रही है, उसे मैं क्या क्या कहूंगा, एसओपी, यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। क्या कहूंगा, एसओपी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अगेन मेरा घर है पर मैंने क्या कर रखा है, उसे रेंट पे दे रखा है, यानी किराए पे चढ़ा रखा है, तो उसे मैं क्या कहूंगा, एलओपी, यानी लेट आउट प्रॉपर्टी, जिसे हम कहते हैं किराए पे देना, इंग्लिश में कहते हैं उसे लेट आउट। दूसरे नंबर पे एसओपी, यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, यानी जिस घर में मैं खुद रह रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। अब सरकार है, सरकार जो है सिर्फ उन्हीं लोगों को एग्जम्पशन देना चाहती है, छूट देना चाहती है जो इनके मतलब ज्यादा अमीर नहीं है, ठीक है। अब सपोज करो मैं हूँ, मेरे पास है 5-6 घर, तो और मैं जो है ना तो उसे रेंट पे दे रखा है, ना ही मैं उसे खुद के लिए यूज करता हूँ, क्योंकि एक बार में इंसान एक ही घर में रह सकता है। ये तो है नहीं वो 6 घर में रहेगा, एक ही रात में 6 घर में सो के आता है, ऐसा तो करेगा नहीं। तो सरकार ने क्या रखा है, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको 2 घर के लिए छूट दूंगा, तीसरे घर के लिए आपकी इनकम होगी तो मैं उससे टैक्स लूंगा, ठीक है। वो मैं आपको जो है अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ, वो ब्लैक बोर्ड पे समझाऊंगा मैं, ठीक है। और फिर मैं आपको बस मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आप इस वीडियो को स्टॉप कर दें। जैसा कि अभी हमने थ्योरी जो है, अभी मैंने 2 मिनट पहले थ्योरी आपको कवर कराई है, जो मतलब मेन जो थ्योरी सब्जेक्ट होती है, 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने हाउस प्रॉपर्टी का मेन कंसेप्ट की ओर। हाउस प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने आपको 2 चीज बताई थी, क्या, डीओपी, सॉरी एलओपी बताया था, डीओपी बाद में बताऊंगा, और एसओपी। एलओपी का मतलब क्या बताया था मैंने, लेट आउट प्रॉपर्टी, यानी मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैंने उसे किस पे दे दी, रेंट पे, यानी मैं उसमें रह नहीं रहा हूँ, वो मैंने रेंट पे दे रखी है, तो कोई और पर्सन उसमें जाके रह रहा है, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, लेट आउट प्रॉपर्टी, और रेंट मिला मुझे तो रेंट की मेरी इनकम हो जाएगी। दूसरा एसओपी, यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, यानी वो घर जिसमें मैं खुद रह रहा हूँ। अगर मैं खुद रह रहा हूँ तो मैं खुद को रेंट तो दूंगा नहीं, तो उसमें मुझे रेंट नहीं मिल रहा, ठीक है। अब वही देखो, जो मेरे पास हाउस है, घर है, या तो मैं उसे क्या करूंगा, एलओपी, रेंट पे दे दूंगा, एक तरीका, या फिर मैं क्या करूंगा, उस घर में जाके रहूंगा, 2 तरीका। क्या, या तो मैं उस घर को रेंट पे दे दूंगा कि सर आप रह लो रेंट पे, मुझे रेंट देते रहना महीने महीने, या फिर मैं क्या करूंगा, मैं खुद के साथ रहूंगा, ठीक है। यदि मैंने उसे रेंट पे चढ़ाया तो रेंट से मुझे इनकम प्राप्त होगी, और इनकम मिली तो सरकार आ जाएगी पीछे पीछे भागे भागे, ये इनकम मिली है, और आपसे क्या करेगी, लाओ टैक्स दो मुझे, 30% टैक्स देती है सरकार इस पे, ठीक है। तो जैसे ही आपको इनकम मिली, आपके पीछे खड़े होंगे इनकम टैक्स वाले भैया, टिक टिंग टिंग टिंग, टैक्स निकालो टैक्स, वो ऐसा आएंगे, ठीक है। फिर क्या, दूसरे नंबर पे एसओपी। अब एसओपी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, चूंकि आप अपने घर में रह रहे हो और अपने आप को तो रेंट दोगे नहीं, तो यहाँ पर आपकी इनकम नहीं होगी। फिर यहाँ पे लोगों ने क्या करा, टैक्स को चोरी करना शुरू कर दिया, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी लोगों ने खरीदनी शुरू करी थी। तो इस चीज को रोकने के लिए सरकार ने कहा कि सरकार ने एक नया नियम लागू करा, जिसमें सरकार ने कहा एक आदमी सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी रख सकता है, 2 से ज्यादा रखेगा हम उस पर क्या करेंगे, टैक्स लेंगे, ठीक है। अब लाइक सपोज मेरी 3 प्रॉपर्टियां, ठीक है, एक मुंबई में, एक दिल्ली में, एक चेन्नई में। हालांकि मैं एक टाइम पे एक ही प्रॉपर्टी में रह सकता हूँ, सरकार ने कहा चल कोई नहीं, एक टाइम पे तो 2 प्रॉपर्टी में रह सकता है, तो ठीक है। तो सरकार ने क्या करा, 2 प्रॉपर्टी को मैं एग्जम्प्ट कर दूंगा, यानी एसओपी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, या तो मैं रेजिडेंस, यानी वो खुद रह रहा हूँ,
यानी मैं किसी घर में खुद रह रहा हूँ, या फिर मैंने उस घर में क्या करा, अपना ऑफिस खोला है, यानी ऑफिस खोला है तो मैंने क्या करा, बिजनेस के लिए यूज करा है, बिजनेस के लिए यूज करा है तो इग्नोर कर दो, ठीक है। कोई बिजनेस यानी ऑफिस खोला है, दुकान खोला है, या फिर मैंने जो है अपना वो जनरल स्टोर खोल लिया, तो मेरे से वहां क्या बिजनेस खोल लिया मैंने, बिजनेस खोला तो किसी और हेड में टैक्स होगी, वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, वो किस में टैक्स होगी, इसके बाद जो वीडियो आएगा पीजीबीपी यानी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी जो भी प्रॉफिट हुआ या जो भी गेन हुआ मुझे बिजनेस से या मेरे धंधे से, यानी धंधा मतलब मैं सीए हूँ तो मेरे सीए के से धंधे से कितना पैसा मिला, या फिर मैं बिजनेसमैन हूँ तो बिजनेस से मुझे कितना पैसा मिला, ठीक है। सपोज करो मेरा बिजनेस के लिए यूज हो रहा है तो मैं भूल जाओ, इसका क्वेश्चन ही नहीं आएगा। दूसरा तरीका क्या आ गया, एसओपी, मैं खुद रह रहा हूँ, अब आपके पास 2 घर है, ठीक है, दोनों घरों में से आपने किसी भी घर को रेंट पे नहीं दे रखा है, सरकार ने बोला 2 घर है रेंट पे नहीं है, एग्जाम्प्ट करा, जा 2 घर के लिए मैंने तुझे एग्जाम्प्ट करा, तू मुझे टैक्स मत दियो, तो 2 घर है यानी 2 एसओपी मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सरकार ने बोला मौज कर, मैं तेरे से टैक्स नहीं ले रहा हूँ, जा मजे कर, सरकार ने क्या करा, एग्जाम, ठीक है। पर हमें ही पता है यहाँ से एक से एक टाटा बिरले पड़े हैं, बहुत सारे लोगों मतलब मोस्ट ऑफ द 70% लोगों के पास 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी थी, और एक टाइम पे क्रेज हो गया था जमीनों को खरीदना, उसमें फिर घर बना देना, ठीक है। इस चीज को रोकने के लिए सरकार ने कानून बनाया, बोला कि 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी रखोगे, बोला हाँ हम रखेंगे, फिर ठीक है। और वो क्या करते थे, वो फिर किराए पे मिल चढ़ाते थे, अब बोलते थे सरकार इनकम टैक्स वाले आए, वो बोलते टिंग टोंग, वो बोलते क्या है, बोला टैक्स दो, बोला काहे का दूं, ना तो मैंने उसे रेंट पे दिया ना मैं रह रहा हूँ, तो वहां पे अब सरकार को पैसा तो मिल नहीं रहा था टैक्स, तो सरकार ने कानून ही बना दिया, बोला मैं सिर्फ 2 घर तक तुझे एग्जाम्प्ट करूंगा, तीसरा घर चाहे तू रेंट पे दे या मत दे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं उससे टैक्स लूंगा। अब सर कितना, अब उसने इनकम तो कमाई नहीं, कितना टैक्स लेगा, उस एरिया में जो भी रेंट लोग पे कर रहे होंगे उस रेंट के हिसाब से उससे जो है किराया लेगा। सपोज करो वो रह रहा मुखर्जी नगर, वहाँ कितना चल रहा है, मान लो 50,000 रुपये चल रहा है, हालांकि मैं वहाँ पे रेंट पे नहीं दे रखा है। अब मेरा 3 घर है, मेरा एक घर है चंडीगढ़ में और एक घर है मान लो पंजाब में, वो दोनों एसओपी मैंने डिक्लेयर कर दिया, और तीसरा मुखर्जी नगर, तो सरकार बोलेगी मुखर्जी नगर का किराया 50,000 रुपये, चाहे तू उसको किराया खाली रख, चाहे तू उसमें रह, चाहे तू उस पर रेंट पे चढ़ा, कुछ कर, मैं उससे तुझे टैक्स लूंगा, ठीक है। तो क्या करा, अगर 2 घर था तो सरकार ने बोला मजे कर, तो 2 से ज्यादा घर है, सरकार ने बोला कोई सा भी 2 घर चूज कर ले, पसंद कर ले, जो तुझे बढ़िया लगता है, उस पर मैं तेरे से टैक्स नहीं लेगा, लेकिन 2 से फालतू जितना भी घर है उस पर मैं तेरे से क्या है टैक्स लेगा, चाहे तू उसे रेंट पे चढ़ा या मत चढ़ा, आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद से क्या हुआ, बाकी जो घर हुआ मेरे डीएलओपी यानी रेंट पे नहीं चढ़ाया, पर मान लिया सरकार ने डीम्ड, इसलिए क्या है इसका नाम डीएलओपी, ठीक है, क्या है इसका नाम डीएलओपी, और इसका नाम क्या था एलओपी, यानी लेट आउट प्रॉपर्टी, रेंट पे चढ़ाना, डीम्ड लेट आउट, मान लिया, चढ़ा या मत चढ़ा मुझे मतलब नहीं है, क्या मान लिया, होता है ना कि मैंने अपनी मनमर्जी से, मेरी मनमर्जी चलेगी, मेरे यहाँ ऐसा ये होता है तो तुझे मानना पड़ेगा, वही वाली बात है। डी से क्या होता है डीम्ड, एल से क्या होता है लेट, ओ से क्या होता है आउट प्रॉपर्टी, इन 3 का तो मतलब होता है किराए पर चढ़ाना, और डी से का मतलब होता है मान लिया, अज्यूम कर लिया सरकार ने, और सरकार से ऊपर तो कुछ है नहीं, सरकार ने जो बोला वो मानने का, क्या सरकार ने जो बोला वो मानने का, क्योंकि जिस प्रकार पापा से हम कुछ बोल नहीं सकते, वही जो है सरकार हमारी क्या हमारे बाप है, उसने बोला टैक्स देने का तो देने का। चलो हम अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं वीडियो। जैसा कि अभी हमने जो 3 कंसेप्ट, जो 3 टर्मिनोलॉजी हमने समझ ली, क्या क्या, एसओपी क्या होता है, एलओपी क्या होता है, डीएलओपी क्या होता है। अगर आपको समझ आ गया तो कमेंट में 3 ऑप्शन का फुल फॉर्म लिख दीजिए, ठीक है। अगर आपको ये जो वीडियो बढ़िया लग रहा है, अगर आपको समझ आ रहा है, आप मेरे साथ सीरीज आपको बढ़िया लग रही है हमारी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अब हम चलते हैं फॉर्मेट की तरफ। ये एक लोकल चैप्टर है इनकम टैक्स में, जिसमें फॉर्मेट मैटर करता है। सपोज करो 10 नंबर का क्वेश्चन आया तो इसमें ये मान लो 3 नंबर या 3 नंबर तो आपको फॉर्मेट के पक्का श्योर मिलेगा, और बाकी जो है 7 नंबर या 6 नंबर कंटेंट के मिलेंगे, आपको कंटेंट में लिखा गया है, तो आप देख लीजिए, अगर फॉर्मेट भी याद कर लिया तो 3 नंबर आपके फिक्स हो गए। तो चलो हम फॉर्मेट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और सबसे पहला आपको दिख रहा होगा क्या, म्युनिसिपल वैल्यू। चलिए म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है,
म्युनिसिपल वैल्यू जो होता है हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है, जैसे हमारे एरिया में एमसीडी, दिल्ली में एमसीडी वाले हो गए, फिर बॉम्बे में भी बॉम्बे वाले जो हो गए वो बीएमसी कहते हैं, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हर स्टेट का खुद का एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, यानी लोकेलिटी एरिया होता है। वो जो है क्या करती है, हर साल एक सर्वे कराती है और उसके अकॉर्डिंगली टैक्स देती है, मतलब इस जमीन पे इतना टैक्स लगेगा इस साल, ठीक है। तो म्युनिसिपल वैल्यू क्या करती है, म्युनिसिपल वैल्यू यानी म्युनिसिपल वाले जो अपना एक टैक्स देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। वो बताता है कि इस साल इस एरिया का रेट क्या होगा, सर्कल रेट, ठीक है। फिर है फेयर रेंट। फेयर रेंट का मतलब कि इस साल इस एरिया में सब लोग क्या रेंट ले रहे हैं, यानी इस एरिया में रेंट का क्या हिसाब किताब चल रहा है, हर घर से कितना है। नॉर्मली मान लो मुखर्जी नगर में जाओगे दिल्ली में, तो नॉर्मली 10,000, 12,000, 15,000, मतलब क्या रेंट ले रहे हैं लोग आसपास के एरिया में, ठीक है। उसे हम कहते हैं फेयर रेंट, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या आता है, स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट का मतलब होता है कुछ स्टेट है जहाँ पे जो है ये स्टैंडर्ड रेंट एक्ट के नाम से पारित हुआ है, यानी हम शुरू के जो हम जब आजाद हुए थे वहां पर मैं ये देखा गया था, जो लोग है वो मतलब अंधाधुंध जो है रेंट ले रहे हैं गरीब लोगों से, मतलब ठीक है। इस चीज को रोकने के लिए सरकार ने कानून बनाया, जिससे क्या नाम दिया, स्टैंडर्ड रेंट एक्ट नाम दिया था। इसके अकॉर्डिंगली जो स्टैंडर्ड रेंट में जो एक्ट में जो रेंट पेड लिखा है, रेंट पेड की जो लिमिट लगा है, अगर इससे ऊपर कोई रेंट लेता है तो इलीगल हो जाएगा और उस पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। फिर होता है एक्चुअल रेंट, यानी एक्चुअली मुझे कितना रिसीव हुआ है, ठीक है। सपोज जैसे एरिया में चल रहा है 15,000 रुपए का रेंट, पर मैंने दे रखा 13,000 रुपए का, 13,000 रुपए से रेंट का मैंने दे रखा अपने किराएदार को, तो मुझे कितना रिसीव हुआ, 13,000 रुपए, ठीक है। फिर इसमें आता है म्युनिसिपल वैल्यू पेड, यानी कितना मैंने म्युनिसिपल टैक्स पे करा है। सब जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा पे करूँ, कुछ पेंडिंग भी रख सकता हूँ। 10,000 रुपए म्युनिसिपल मामले का आपको पे करना है इस साल में, हो सकता है कि मैंने 8,000 रुपए पे करा, 2,000 रुपए मेरा क्या रह गया, आउटस्टैंडिंग रह गया, और उसे मैं अगले साल भी पे कर सकता हूँ, ठीक है। फिर इसमें आता है डिडक्शन। हर चीज में जैसे सब में हमें क्या मिलता है, सरकार ने छूट दे रखी है ताकि हमें राहत मिल सके, तो इसमें भी हमें डिडक्शन दे रखा है 24A में, जो क्या कहता है 30% जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसका 30% जो है आपको नहीं देना। सपोज करो 10 लाख रुपए वैल्यू आई मेरी, जो इनकम बन रही है हाउस प्रॉपर्टी की, मतलब हाउस प्रॉपर्टी जो रेंट मिला 10 लाख रुपए का मिला, सपोज करो उसका 30% कितना होगा, 3 लाख रुपए, यानी 3 लाख रुपए जो क्या है एग्जम्प्ट हो जाएगा। फिर आपको दिख रहा होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि इस घर को बनाने के लिए मैंने क्या लिया, लोन लिया बैंक से, तो उस लोन पे जितना मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ वो भी क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, सिंपल सा फॉर्मेट है। यहाँ पे मैंने आपको 3 चीजें नहीं बताई है, क्या क्या सर, एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है, नेट एनुअल वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको 3 वैल्यू बताऊंगा। सबसे पहला एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। ये कॉलम कैसे निकलेगा, ये निकलेगा सबसे पहला आप लोग म्युनिसिपल वैल्यू यानी म्युनिसिपैलिटी ने कितना वैल्यू पे वो डिसाइड करा है, और फेयर रेंट, ठीक है। यानी और एरिया का जो है, एरिया में एरिया सर्कल में क्या रेंट चल रहा है, यानी मकान मालिक जो है लोगों से कितना किराया ले रहे हैं वो डिसाइड करो। म्युनिसिपल वैल्यू म्युनिसिपैलिटी वाले आपको बताएंगे, फेयर रेंट जो आपके एरिया में चल रहा है वो बताएंगे। अब सपोज करो इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो चीज ले लेंगे। सपोज करो ये इन्होंने बताया 10 लाख रुपए, फेयर रेंट चल रहा 12 लाख रुपए, तो क्या पड़ा है 12 लाख, तो हम 12 लाख देंगे। वहीं उल्टा ले लो, सपोज करो अब ये 12 लाख रुपए हो गया, ये 10 लाख रुपए हो गया, तो अब क्या पड़ा है 12 लाख रुपए, तो हम 12 लाख लेंगे, ठीक है। तो क्या लेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, जो भी इनमें से हाई होगा यानी जो भी बड़ा होगा वो ले लेंगे, ठीक है। अब वही मैंने आपको बताया था क्या, स्टैंडर्ड रेंट, यानी सरकार ने मान लो एक्ट जो, आपको ये चीज पता होगा इंडिया में, ये इंडिया में किसी भी कंट्री में लॉ से ऊपर कोई कुछ नहीं होता, लॉ से ऊपर जो है कुछ भी नहीं होता। अब देखो स्टैंडर्ड रेंट मतलब मैंने आपको बताया था अभी, स्टैंडर्ड रेंट का मतलब होता है कि एक्ट पारित किया गया। अब सपोज करो एक्ट में लिखा है कि आप 8 लाख से ज्यादा रेंट नहीं ले सकते, कितना 8 लाख से ज्यादा आप रेंट नहीं ले सकते किसी किराएदार से। तो आप सपोज करो यहाँ पे तो म्युनिसिपैलिटी ने बोला 12 लाख रुपए, फेयर रेंट चल रहा है 15 लाख रुपए, ठीक है। और स्टैंडर्ड रेंट यानी एक्ट में लिखा है कि आप 10 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते। तो इस पहले क्वेश्चन आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों में से ज्यादा कौन है, सर 15 लाख ज्यादा है, तो क्या लिखो यहाँ पे 15 लाख, ठीक है। अब इन दोनों में से कम कौन है, सर 10 लाख रुपए कम है,
तो 10 लाख रुपए कम है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट 10 लाख रुपए। तो उससे भी छोटा कहूं तो आपको क्या करना है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू इन दोनों में से बड़ा लेना है जो भी आंसर आए, और जो बड़ा आया फिर उसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करना है, फिर स्टैंडर्ड रेंट में से क्या करना है, छोटा लेना है। ठीक है, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे देखो म्युनिसिपल वैल्यू 12 लाख की थी, फेयर रेंट मेरा 15 लाख का था, तो इन दोनों में से बड़ा क्या हो गया, 15 लाख रुपए। तो यहाँ से मैंने उठाया 15 लाख रुपए। अब यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड रेंट, यानी सरकार ने कह रखा है कोई भी मकान वाले किराएदार से 10 लाख रुपए ज्यादा नहीं ले सकता। अब कानून सब चीज से बड़ा होता है, कानून के ऊपर कोई नहीं है, चाहे कितना बड़ा हो कोई। तो ठीक है, कानून में लिखा 10 लाख रुपए, भले ही आप 15 लाख रुपए ले रहे हो, माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या लेना है, 10 लाख रुपए ही लेना पड़ेगा। यानी अब 10 लाख और 15 लाख रुपए में सबसे कम क्या है, 10 लाख रुपए। तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपए। तो इन शॉर्ट कहूँ आपको एक्सपेक्टेड रेंट कैसे मिलेगा, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर वैल्यू में से क्या बड़ा है वो लेना, और फिर जो आंसर आएगा उसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करना, यानी क्या छोटा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब सपोज करो मेरा आया, या भी आया था मेरा एक्सपेक्टेड रेंट आया मेरा 10 लाख रुपए का। ठीक है, पर मुझे एक्चुअल रेंट कितना रिसीव हुआ, एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ सपोज करो 8 ही लाख रुपए का। यानी मुझे मान लो जो किराएदार था वो सिर्फ 8 महीने के लिए रहा, और 4 महीने के लिए मेरा क्या घर खाली था, यानी 4 महीने के लिए जो है किराएदार था ही नहीं। तो मुझे सिर्फ कितना रुपए, 8 महीने का किराया देके जाएगा, 4 महीने तो मेरा घर खाली था, तो मुझे सिर्फ कितना रुपया रिसीव हुआ, 8 लाख रुपए का। तो ठीक है, तो 8 लाख रुपए का मेरा क्या हो गया, एक्चुअली रेंट मुझे रिसीव हुआ। ओके, फिर मैंने आपको ये बताया था ग्रोस एनुअल वैल्यू, क्या, ग्रोस एनुअल वैल्यू, जिसे हम क्या कहते हैं, GAV। ठीक है, ग्रोस एनुअल वैल्यू, ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या होता है, ER और AR, यानी ER और AR इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो आपको क्या हो जाएगा, ग्रोस एनुअल वैल्यू। जैसे यहाँ पे ER ज्यादा है तो ER आपको क्या हो जाएगा, GAV। अब देखो बच्चों, क्या ग्रोस एनुअल वैल्यू, चलता ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इंक भी खत्म हो गया। GAV क्या होगा, सिंपल बच्चों, आपने जैसे ER निकाला यहाँ पे आपने क्या निकाला, AR, इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो आपको क्या हो जाएगा, GAV, यानी ग्रोस एनुअल वैल्यू। फिर ग्रोस एनुअल वैल्यू में से मैंने आपको बताया था म्युनिसिपल टैक्स आपने कितना पे करा, 10,000 पे करना था, आपने 8,000 पे करा, तो यहाँ पे सिर्फ 8,000 लिखोगे। तो GAV में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करोगे, NAV आ गया आपका। फिर NAV ये होता है इसका 30%, यानी कितना आपको टैक्स देना था सरकार को, कितना, NAV इतना। पर सरकार ने कहा कि चलो नहीं, इतना वो नहीं करते इनके साथ, थोड़ा सा इन्हें कंपनसेशन देते हैं, रिलैक्स देते हैं। ठीक है, तो उसके सरकार ने कहा 30% आप डिडक्शन ले लो, यानी 30% की छूट दी, जितना भी आपका इनकम होगा उसका 30% हम नहीं लेंगे, सिर्फ 70% लेंगे। तो मेरा मानो यहाँ पे बन रहा था मेरा 10 लाख रुपए, तो सरकार ने कहा कि 30% इसमें से हम नहीं लेंगे, 10 लाख में से 30% हटा दो, यानी 3 लाख रुपए। तो बचे हुए 7 लाख पे क्या है, सरकार बोली इस पर मैं टैक्स लेगा तेरे से, इससे ज्यादा नहीं छोड़ेगा मैं तुझको। ठीक है, अब हम चलते हैं, चलो अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। मतलब आप देखो 24, यानी हमने NAV तक क्या करा था, निकाल लिया था। GAV में से हमने क्या करा था, GAV निकाला, उसमें से आपने कितना म्युनिसिपल टैक्स पे करा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, NAV, यानी नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, अब नेट एनुअल वैल्यू यानी आपकी इनकम, इस पे सरकार को किसी टैक्स लेने का, पर लोगों ने बोला कि सरकार कुछ रहम करो, कुछ हमें भी छूट दो, अब इतना बर्डन ज्यादा हो रहा है, इनकम कम हो रही है, आप सारा टैक्स आप भी ले जाओगे तो हम क्या करेंगे। ठीक है, इससे भी हटके बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हो, आपको बढ़िया अच्छी लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चलो अब चलते हैं। ठीक है, फिर सरकार के पास गए, सरकार ने बोला अच्छा ठीक है कुछ जुगाड़ करते हैं। सरकार ने बोला एक नया सेक्शन और देते हैं हम आपको 24 नंबर का। ओके, फिर सरकार ने कहा कि 24A, यानी 24A में जितनी भी आपकी इनकम होगी, 10 लाख की इनकम है, जितनी भी हो, वट एवर इनकम, उसका 30% मैं आपको छूट दूंगा। कुछ भी इनकम आपकी 10 लाख हो या 10,000 हो या 10 करोड़ हो, उसका 30% मैं आपको छूट दे रहा हूँ, उस पर मैं टैक्स नहीं दूंगा। चलो हम इस पे भी घुस हो गए।
फिर सरकार ने और बढ़ चढ़ के बोला कि नहीं इन पे भी वो देना चाहिए। तो अब फिर हम गए सरकार के पास, हमने कहा सरकार अब देखो ये घर बनाने के लिए जो है पैसे चाहिए थे, अब पैसे हमारे पास थे नहीं, तो हमने क्या करा, बैंक से लोन लिया। अब बैंक से लोन लिया तो हमने क्या कर रहे हैं, हम बैंक पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अब ये बताओ जो हमने लोन लिया वो घर बनाने में लिया, तो अब मुझको इसका डिडक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं लोन नहीं देता तो घर नहीं बनता तो रेंट पे नहीं चढ़ता तो इनकम नहीं होती तो आपको मैं टैक्स नहीं भरता। सरकार ने कहा कि हाँ लॉजिक तो है इस बात में भी। तो फिर सरकार ने कहा अच्छा चलो ठीक है, इस पे मैं आपको छूट दे देता, क्योंकि आपने जब घर बनाने के लिए लोन लिया था तो इस पे भी आपको मैं रिडक्शन देता हूँ। तो सरकार ने इसके लिए एक नया सेक्शन लाया, 24B का नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करा। इसमें कहा सरकार ने कि दो तरह की इंटरेस्ट होती है। अब ये तो सपोज करो बिल्डिंग है, मैं सुबह गया बैंक में फार्म भरी, दोपहर में 10 लाख रुपए मान लो हाथ में आए, दोपहर में आए, शाम को बिल्डिंग बन जाएगी? नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक बिल्डिंग को बनने में कम से कम साल भर लग जाता है, साल 2 साल, कई फ्लैट बना लो 5-5 साल लग जाते हैं। फिर DDA की साइन लेना पड़ता है, बड़े बड़े ऑफिसों में पास कराना पड़ता है, 6 साल 7 साल लग जाते हैं। तो सरकार ने कहा कि जो है वो सरकार भी जानती थी कि बिल्डिंग को बनने में बहुत टाइम लगता है, तो सरकार ने इसमें भी 2 लोचे कर दिए। बोला कि आपने जिस दिन लोन लिया है और जब तक बिल्डिंग बनी नहीं है, लोन लेने से लेकर बिल्डिंग बनने तक, सपोज करो मान लो मैंने लोन यहाँ पे लिया, ठीक है, टाइम लाइन यहाँ पे मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया, ये है 0 ईयर, ठीक है। अब 5 साल लग गए मुझे लोन घर बनाने में, यानी घर बनाने में, बिल्डिंग लगाने में, फिर सर्टिफिकेट लेने में, बड़े बड़े म्युनिसिपल से वो पास कराने में लग गए। फिर 5 साल के बाद से मैंने कहा क्या, 6ठे साल में रेंट पे चढ़ाया, 5 साल बाद ही क्या करा, रेंट पे चढ़ाया। तो सरकार ने कहा जब से आपने लोन लिया है और जब तक आपका घर रेंट पे नहीं था, इसके बीच में जितना भी आपने इंटरेस्ट पे करा है उसे मैं कहूंगा प्री इनकॉर्पोरेशन। प्री का मतलब पहले, इनकॉर्पोरेशन का हिंदी वर्जन होता है कि कुछ भी चीज का बनना। अब मेरा घर कब बना है, 5 साल बाद ही बना घर, ये तो था नहीं कि अभी मैंने लोन लिया, चुटकी बजाई घर बन गया, ऐसा तो कोई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जो बोला सरकार ने, जिस दिन आपने लोन लिया और जिस साल में खत्म हुआ, उस साल के बीच में जितना भी आपने इंटरेस्ट पे करा उसे मैं कहूंगा प्री इनकॉर्पोरेशन इंटरेस्ट। और इसके बाद भी अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, अभी तक लोन नहीं चुका पाए, तो उसे मैं कहूंगा क्या, पोस्ट का मतलब होता है बाद का इंटरेस्ट, ठीक है। सरकार ने कहा कि पोस्ट इंटरेस्ट में आपको पूरा रिडक्शन दूंगा, यानी 100%, इसमें मैं कोई लोचा नहीं करूंगा, जितना है उतना पूरा का पूरा ले लो। 20,000 रुपए पे करा, 20,000 ले लो, 1 लाख रुपए इंटरेस्ट का पे करा, 1 लाख रुपए ले लो। पर सरकार ने कहा इसके बीच में आपने सपोज करो 20 लाख रुपए पे करे हैं, 2 लाख रुपए सपोज करो इंटरेस्ट का, तो सिर्फ इसका मैं आपको 1 साल में 20% रिडक्शन दूंगा, यानी अगले 5 साल में मैं आपको जाकर 2 लाख रुपए रिडक्शन दूंगा, यानी 1/5 के बेसिस पे मैं आपको क्या करूंगा, जो है इनकम पे छूट दूंगा। अगर मैंने आपको इकट्ठे छूट दे दिया तो मेरी इनकम ठप हो जाएगी, ठीक है, यानी मेरे पास भी इनकम नहीं बचेगी। तो ठीक है, तो सरकार ने क्या कहा कि जो पोस्ट वाला है उसका 100% ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मैं 100% दे रहा हूँ। पर जो आपने इसके बीच में इंटरेस्ट पे करा, यानी 0 से लेकर 5 साल के बीच में, उसमें जितना भी इंटरेस्ट पे करा है टोटल मिला लो और उसका 1/5 कर दो। लाइक सपोज मैंने 2 लाख रुपए पे करा है, तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा इसका 40,000 रुपए। यानी सरकार कह रही है मैं आपको हर साल क्या करूंगी, 40,000 रुपए का इंटरेस्ट अलाउ करूंगी, और अगले 5 साल में आपको वैसे भी मिल जाएगा, बस ये है कि थोड़ा देर मिलेगा। तो फिर लोगों ने भी सोचा कि नहीं, किसी भी चीज पर हाँ ठीक है, सरकार का भी कहना ठीक है, अगर सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा तो वो हमारे लिए काम कैसे करेगी, क्योंकि एट द एंड टैक्स का पैसा पब्लिक के लिए यूज होता है। तो फिर यहाँ पर हमारी सरकार दोनों की म्यूचुअली अंडरस्टैंड हुई और मीट हुआ। तो समझ आना, कभी भी इंटरेस्ट मिले तो किस में जाओगे, 24B में, ठीक है। यानी घर बनाने के लिए लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट आपको 24B में मिलेगा। इसमें भी 2 लोचे होंगे, क्या, जब तक घर नहीं बनता उसका इंटरेस्ट क्या बोलोगा, प्री मतलब पहले, घर बनने के बाद क्या बोलोगे, पोस्ट। घर बनने के बाद जितना भी इंटरेस्ट आया पूरा का पूरा अलाउ है। सरकार ने नहीं कहा कि नहीं मैं आपको 1/5 दूंगी या 1/6। सरकार को ही पता है क्या, वो जो जनता है वो गरीब है, या मतलब कोई भी आदमी हो वो अपने लिए कमा रहा है, ये तो है नहीं कि वो पूरा पूरा सरकार को दे देगा, फिर उसकी भी कुछ जरूरत होती है। तो सरकार ने कहा कि मैं पोस्ट पूरा अलाउ कर दूंगी। लेकिन फ्री की बात आई तो कई बार ऐसा होगा, तो सपोज करो 0 से लेकर 5 साल, यानी इकट्ठे सरकार को हमने बोल दिया
यानी 2 लाख रुपए का सरकार, मैं 2 लाख रुपए टैक्स ही नहीं भर रही हूँ, सरकार के पास भी एकदम जेब में पैसे ही नहीं आए।